आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। अब इस क्वेश्चन में जाहिर है एग्जामिनर यही पूछना चाह रहा है कि जेंडर स्टडीज जो है वो ये हमारे जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर्स हैं जेंडर स्टडीज के उनका आखिरी आखिरी लेक्चर है, समझ लें। इसके बाद एक ही बचता है, वो है जेंडर स्टडीज का मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच या स्कोप कह सकता है। स्कोप हमने डिस्कस कर लिया है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है उस पर बात की जा सकती है। अदरवाइज जो इंट्रोडक्टरी किसी भी सब्जेक्ट के लेक्चर्स होते हैं उस पर ये बात खत्म होती है इस पे। तो स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, इसमें एग्जामिनर यही पूछना चाह रहा है कि जेंडर स्टडीज एज एज अ सब्जेक्ट शुरू कहाँ हुआ, कब हुआ, इंट्रोड्यूस कैसे हुआ, मोटिवेशंस क्या थी। जाहिर है उसने तो जनरली आपको ओपन छोड़ दिया है डिस्कशन आपके सामने कि जेंडर स्टडीज का स्टेटस क्या है पाकिस्तान में। तो अब इसके क्लोज तरीन तो यही बातें आएंगी ना कि जेंडर स्टडीज स्टार्ट करने की मोटिवेशंस क्या थी, इसको एज ए सब्जेक्ट अभी तक, अब जैसे इसका कंपैरिजन हो इकोनॉमिक्स से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, या हिस्ट्री से, या पॉलिटिकल साइंस से, या उर्दू से, इस तरह के सोशियोलॉजी से, इस तरह के सब्जेक्ट्स के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियसली जितने वेल एस्टेब्लिश्ड बाकी सब्जेक्ट्स हैं उतना जेंडर स्टडीज तो नहीं है। जेंडर स्टडीज इज स्टिल ए कंपैरेटिवली ए न्यू सब्जेक्ट कंपेयर टू अदर सोशल साइंसेस। तो इसको चैलेंजेस कौन से हैं, फिर इसको हम इस पे कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी बात कर सकते हैं इसके कि जेंडर स्टडीज जो है वो उसकी सक्सेसेस क्या हैं पाकिस्तान में एज ए सब्जेक्ट, कौन सी होप्स अटैच हैं इससे, कौन सी सक्सेसेस हुई हैं इसमें, क्या कुछ इसने अचीव क्या किया है एज ए सब्जेक्ट जेंडर स्टडीज ने। और इन दी एंड हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं चैलेंजेस वगैरह बताने के बाद, मेरिट्स डीमेरिट्स जो भी इश्यूज फेस कर रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बाद ऑब्वियसली उसे हम सजेशंस दे सकते हैं कि इसको कैसे एक बेटर सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। अब जिस तरह ये क्वेश्चन पेपर्स में अटेम्प्ट है, तो नॉर्मली ये इस तरह ये अटेम्प्ट होता है कि सबसे पहले बताया जाता है कि लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज दी जाती है जहां जहां ये इंट्रोड्यूस हुआ है सब्जेक्ट के तौर पे। तो बजाय उनकी डिटेल में जाने के अब आप क्या ही बताएंगे कि जी फलां यूनिवर्सिटी में एमफिल भी है, पीएचडी भी है, बैचलर लेवल पे भी ये इंट्रोड्यूस हुआ हुआ है, तो ये तो बताने की बातें नहीं है। बजाय आप ये बताएं कि जेंडर स्टडीज कहाँ कहाँ है, आप सिंपली एग्जामिनर को बता देंगे लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज वेयर जेंडर स्टडीज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। बस आप वो 1 2 3 करके उसको नाम दे दें, कोई 10 नाम भी दे दें तो इतना काफी है, उसको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि जेंडर स्टडीज अच्छे खासे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है। बाकी डिस्कशन, ऑल रिमेनिंग डिस्कशन वुड बी फोकस्ड अराउंड issues of gender studies, opportunities of gender studies as a discipline and way forward। बाकी सारी डिस्कशन इसी के गिर्द घूमेंगी। अब ये जो जिन स्टूडेंट्स ने अभी ज्वाइन किया है, मैं स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, इस पे हमारी बात हो रही है। तो उस पे मैंने बताया है कि आप यूनिवर्सिटीज के नाम मेंशन करेंगे, इस सब्जेक्ट की होप्स क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, और फिर वे फॉरवर्ड इसी पे ही बात होगी। ये हमारा आखिरी आखिरी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। तो सबसे पहले तो ये है कि डेवलपमेंट ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, इसकी जरूरत क्या पड़ी, वाई पाकिस्तान नीडेड जेंडर स्टडीज एज ए सब्जेक्ट एट द फर्स्ट प्लेस, वाई पाकिस्तान नीडेड टू इंट्रोड्यूस ए न्यू सब्जेक्ट इन इट्स यूनिवर्सिटीज। उसकी वजह यह है, हम इनको जरा जल्दी करेंगे क्योंकि ये चीजें आपको समझ आ जाएंगी, इनमें कोई इतनी कम्प्लेक्स बात है नहीं। ग्लोबल कंसर्न्स अबाउट जेंडर इश्यूज, एक तो ये ग्लोबली इंट्रोड्यूस हो रहा था, हर यूनिवर्सिटी इसको अडॉप्ट कर रही थी, ये सब्जेक्ट जैसे एक ट्रेंड बन जाता है, तो इट वाज अ ग्लोबल ट्रेंड, एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया था। और इस वजह से इसको जो है ना वो यूनिवर्सिटीज अडॉप्ट कर रही थी। अब उस सिचुएशन में पाकिस्तान में जेंडर के इश्यूज के बारे में कंसर्न्स थे, तो हमारा जो पहला पॉइंट है ना कि ग्लोबल कंसर्न्स अबाउट जेंडर इश्यूज, you know that all the developed states और द वेस्ट, उन्होंने ठेका उठाया हुआ है पूरी दुनिया में तब्दीली लाने का। तो उनके कुछ स्लोगन्स भी हैं ह्यूमन राइट्स को लेके, तो दुनिया में कहीं भी कोई मसला हो तो वो आवाज जरूर उठाते हैं। एज सिविलाइज्ड सोसाइटीज और स्टेट्स,
एज सिविलाइज्ड सोसाइटीज और स्टेट्स, वो कंट्रीज बिलीव करते हैं कि कहीं पे भी कोई इश्यूज हों ह्यूमन राइट्स को लेके, तो एंड विमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, तो आवाज उठाई जाए। तो पाकिस्तान में जिस टाइम में जेंडर स्टडीज इंट्रोड्यूस हुआ है, उस टाइम एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बनी हुई थी विमेन के लिए। ये ज़िया का दौर चल रहा था, और उस टाइम में जो है वो विमेन के अगेंस्ट भी बड़ी वायलेंस हो रही थी, और बड़ा उनकी कन्फाइनमेंट इन टू द फोल इन द फोर वॉल्स। तो घर में जो उनको कैद करना है, ये सारी चीज़ें, और फिर वो जो इस्लामिक कुछ सजाएं हैं, कुछ जो रूल्स हैं वो चेंज किए गए। अगर किसी औरत का रेप होता है तो वो चार मर्द लेके आए जो कि इस बात को जो है वो प्रूव करें। तो इस तरह की जब सिचुएशन बनी, और दुपट्टे के बगैर जो है औरतें चल नहीं सकती, उनके वर्क प्लेस के भी उनको लिमिट किया गया, तो और एक्चुअली जो है ना एनफोर्स किया गया, एक बड़ा रिजिड इंटरप्रिटेशन की तरफ आ गई सोसाइटी। तो बाकी इश्यूज तो थे ही थे, उसके साथ इस चीज से बड़ा एक बैकलैश आया कि अगर औरत जो है वो बेचारी, अब ये वो दौर तो रहा नहीं है जिस दौर में ये कानून बना था, तो अब कैसे औरत जो है वो चार गवाह ले आए रेप के। तो ये इस पे एक बड़ा शोर उठा, बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। इस पे एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। तो ये वो टाइम था जब जेंडर स्टडीज इंट्रोड्यूस हुआ। अब ये एक तो ग्लोबल कंसर्न्स थे, यानी ग्लोबल कम्युनिटी के कंसर्न्स थे पाकिस्तान को लेके, कि यहाँ पे जो है वो विमेन के राइट्स की जो है वो उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। विमेन राइट्स आर नॉट बीइंग फॉलोड इन पाकिस्तान। इस प्रेशर में आके, और फिर कुछ ग्लोबल ट्रेंड भी बन चुका था, तो इस प्रेशर में आके हमने जेंडर स्टडीज को अडॉप्ट किया। तो ये पहली मोटिवेशन थी। दूसरा, ड्राइव फॉर इक्वल राइट्स ऑफ वुमेन। यहाँ पे आप बस लफ्जों की गेम है, आपने पॉइंट्स बनाने हैं, और अगर आप इसको बात करें तो ये है कि देखें आप इसकी, यानी अगर आप लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाएं, हमारा पॉइंट है कि विमेन के इक्वल राइट्स के लिए हमने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाया। क्यों? इस वजह से कि किसी भी सोसाइटी में जब चेंज आती है तो उसको सबसे पहले लोगों के जहन में चेंज आती है, सबसे पहले लोगों के बिलीव्स में चेंज आती है। तो लोगों के बिलीव्स तब तक चेंज नहीं हो सकते जब तक आप जो है वो आवाज ही नहीं उठाते। तो एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि मतलब सोसाइटी में मोस्ट पोटेंट वेपन जो है वो तो एजुकेशन ही है। तो अगर विमेन को इक्वल राइट्स देने थे तो सबसे पहले तो एजुकेशन के थ्रू इस चीज की अवेयरनेस की जरूरत थी ना, कि उनको इक्वल राइट्स देने और क्यों देने, ये चीज एक्सप्लेन करने की। तो इट वाज a revolutionary change in the society, and every revolutionary change needs attitudinal change और change in the ideas of the people, जो कि एजुकेशन से मुमकिन है। तो चूंकि हमने औरतों को इक्वल राइट्स देने थे अब, तो इस वजह से एक सब्जेक्ट की भी जरूरत महसूस हुई जो अवेयरनेस भी क्रिएट करे सोसाइटी में। फिर एक जनरल ट्रेंड भी था मॉडर्न एजुकेशनल प्रोग्राम्स की तरफ। तो एक ट्रेंड पे मैंने पहले भी बात की कि पाकिस्तान ने एक ट्रेंड भी फॉलो किया, कि जनरल ट्रेंड टुवर्ड्स मॉडर्न एजुकेशनल प्रोग्राम्स, नए नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहे थे। तो चूंकि एजुकेशन देखें, दुनिया में जो यूनिवर्सिटीज हैं वो, उनका पर्पस है अपने मुआशरे को तहजीब याफ्ता बनाना, और ना सिर्फ ये बल्कि पूरा ओवरऑल चेंज, पूरे लोगों की जिंदगियां चेंज करना, ये मकसद है यूनिवर्सिटीज का। यहाँ पे तो बहुत सारी जो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज हैं, उनका मकसद तो प्रॉफिट मेकिंग है ना। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, उससे ये जरूरत थी कि नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएं। सो दैट वाज द रीजन कि हमने ट्रेंड्स फॉलो किए। कपल्ड विद कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, तो जेंडर स्टडीज इंट्रोड्यूस हो गया। उसके अलावा ये कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे। अब हम बात करते हैं कि हिस्ट्री क्या है जेंडर स्टडीज की पाकिस्तान में। अब उसको एग्जामिनर को बता रहे हैं कि इंट्रोड्यूस हुआ कहाँ से। तो सबसे पहले बना था सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वुमेन स्टडीज, फॉर वुमेन स्टडीज, ये इंट्रोड्यूस हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में। ये हमारे पास पाइनियर इंस्टीट्यूट था, एंड इट वाज इन 1989। और मिनिस्ट्री बन चुकी थी तब वुमेन डेवलपमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट।
तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन डेवलपमेंट, ये पाकिस्तान ने इसकी तरफ से ये इनिशिएटिव था, यूनिवर्सिटी में नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाना। मिनिस्ट्री बन चुकी थी, तो इन्होंने बहरहाल ये जो है वो इसको कोर्स के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया और इसको एमफिल पीएचडी की तरफ भी ले गए। ये असल में पहला इनिशिएटिव था। इसके बाद तो आपको यूनिवर्सिटीज के नाम मेंशन करते जाने, अगर आप तरतीब से मेंशन करें तो फिर पंजाब यूनिवर्सिटी सेकंड था, जिसने उसने फिर 1998 में स्टार्ट किया था जेंडर स्टडीज को। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपने सिर्फ यूनिवर्सिटीज, उसको कोई 10-12 यूनिवर्सिटीज के नाम लिखते हैं, ये सब्जेक्ट नहीं है। 20 नंबर के सवाल में एग्जामिनर पागल नहीं है कि वो आपसे ये पूछे कि कहाँ कहाँ ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस है। स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज में नो डाउट उसको हमने कुछ नाम जरूर बताने हैं। ये नाम बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जी जेंडर स्टडीज बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाया जा रहा है, दैट्स इट। उसके बाद मसलन जो है वो लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध है, बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर है। इस तरह आप बहुत से जो है ना वो नाम मेंशन कर सकते हैं। अब असल डिस्कशन यहाँ से शुरू होती है, जो एक्चुअल डिस्कशन है कि जेंडर स्टडीज जो है उसको पाकिस्तान में एज ए सब्जेक्ट जेंडर स्टडीज को चैलेंजेस कौन से हैं। हु इज जैद चीमा इन आवर क्लास? तो सबसे जो पहला चैलेंज है जेंडर स्टडीज को, वो है लैक ऑफ इंडिजिनस मटेरियल ऑन इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट। ये पहला चैलेंज है। इस पे मैंने सबसे पहले आपको बात ये की थी कि जेंडर स्टडीज को पाकिस्तान में देखिए, जेंडर स्टडीज चाहे फेमिनिस्ट मूवमेंट है या यानी एक्चुअल मूवमेंट है या कोई रिलेटेड सेट ऑफ आइडियाज है या डिस्कोर्स है, हमेशा थेरी एंड प्रैक्टिस सोसाइटी की रियलिटी के अकॉर्डिंग चलती है। हमारे पास मिसमैच क्या है? हमारे पास थेरी है वेस्ट की और हमारे पास प्रैक्टिस है यहाँ की। अब जेंडर के कुछ इश्यूज यूनिवर्सल हैं। दुनिया की तमाम खवातीन किसी भी मजहब से, किसी भी कास्ट क्रीड से जो है वो किसी कंट्री से बिलोंग करती हैं, कुछ इश्यूज उनके यूनिवर्सल हैं। बट बियॉन्ड दैट बहुत से इश्यूज यूनिक भी हैं, औरतों के अपने अपने सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उनके इश्यूज हैं। तो हमारे पास इंडिजिनस मटेरियल इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। हम अपने बच्चों को अगर पढ़ा रहे हैं मिसाल के तौर पे ये लेस्बियनिज्म या गेइज्म, तो ये चीजें नो डाउट हैं जरूर हमारी सोसाइटी में, लेकिन इससे अलग भी इश्यूज हैं। आप इसका मतलब ये है कि इन दी एंड जहाँ बच्चों को इन चीजों का नहीं भी पता, आप वो इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं। सो इनको डिस्कस करने में मसला नहीं है, लेकिन जो हमारे लोकल विमेन जो हैं उनके जो इश्यूज हैं एटलीस्ट उन पे बात जरूर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे वेस्ट की औरत अब सेहत के मसाइल से निकल चुकी है। वेस्ट की औरत को कभी भी सेहत के इश्यूज नहीं है, हमारी औरत को सेहत के बहुत ज्यादा इश्यूज। तो हमारे पास अब यहाँ पे ये जो 8 मार्च को हमारे पास जो प्रोटेस्ट होते हैं, हमारे पास जो ये जुलूस निकलते हैं, उसमें कितनी औरतें हैं जो औरत की सेहत पे बात करती हैं? नहीं बात की जाती। वहां पे इश्यूज का फोकस किस चीज पे रह गया है? रेप है, औरतों की ड्रेसिंग है, औरतों की मैरिज को लेके इंडिपेंडेंस है, और उनके फिजिकल रिलेशंस हैं। पूरी फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है, क्या हम यहाँ पे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट देखते हैं उसमें और हमें वेस्ट की फेमिनिस्ट मूवमेंट में कोई फर्क नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। इनकी बहुत सी बातें ठीक होंगी, लेकिन जो यहाँ की औरत की इश्यूज है उन पे बात नहीं की जा रही। कंसर्न ये है। तो हमें हमारा जो जेंडर स्टडीज है इसको यहाँ की, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दी एजुकेशन की, इन इश्यूज पे हमें बात करने की जरूरत है। फिर हमारे पास इंटरमीडिएट और से लेके बैचलर्स तक जेंडर स्टडीज एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आप चाहते हैं सही मानों में कि आप जेंडर स्टडीज को इंट्रोड्यूस करवाएं, मास्टर्स तो इसमें हो सकता है, बैचलर्स नहीं हो सकता। बीए लेवल पे नहीं है, एफएससी लेवल पे नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आपने प्रॉपर एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो फिर इसको छोटी क्लासेस से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। फिर उसके अलावा हमारे पास एक और मसला भी है।
हमारे पास जो राइटर्स हैं, एक है कि चलो उनको जो है वो उनके पास फाइनेंसेस नहीं है। मैं जेंडर के इश्यूज पे लिखना चाहता हूँ, मेरे पास फाइनेंसेस नहीं है या मेरे पास मोटिवेशन नहीं है, वो अलग इशू है। एक है कि यहाँ पे जेंडर रिलेटेड इश्यूज पे लिखने वाला कोई मिलता ही नहीं है। सो नेटिव राइटर्स जो हैं, जिनके लिए जेंडर जो है वो एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो, ये जेंडर के इश्यूज, और रिलायबल स्टैटिस्टिक्स, इस पे भी मैंने बात की थी कि रिलायबल स्टैटिस्टिक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास अभी जेंडर को लेके बहुत सी रिसर्च होनी है। मैंने आपको एक एग्जांपल इसकी दी थी। फॉर एग्जांपल, पेंडेमिक के दौरान जो है वो जेंडर रिलेशंस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, इसकी हमारे पास कितनी एक स्टैट्स हैं, सिवाय कोई इंडिविजुअल ऐसे केसेस के कि जहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे डाइवोर्स हुई है, यहाँ पे रिलेशंस बेटर हुए हैं। अभी जेंडर को लेके बहुत से एस्पेक्ट्स हैं जो एक्सप्लोर होने की जरूरत है। मैंने आपको एक और बात की थी कि पाकिस्तान में इस चीज पे कितनी एक रिसर्च हुई है कि खातून की जो ड्रेसिंग है वो कितनी मैटर करती है सोसाइटी के बिहेवियर को लेके, कि अगर किसी औरत का रेप होता है तो उसमें ड्रेसिंग का कितना रोल है। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ नाम ने आज जो है वो स्कॉलर्स बोलते हैं, औरतों की ड्रेसिंग के बारे में बात करते हैं कि ये रीजन है जो है वो रेप की। तो इस चीज पे कितनी रिसर्च मौजूद है, किसी एक प्रोविंस, किसी एक सिटी, किसी एक मोहल्ले के लेवल पे रिसर्च हो जाती नहीं है। तो और बड़े एस्पेक्ट्स हैं हमारे पास, एक तो रिलायबल स्टैटिस्टिक्स नहीं है, और दूसरा हमारे पास नेटिव राइटर्स की कमी है। और जो मैं बातें बता रहा हूँ यही बातें ही पेपर में लिखने की हैं। इस सब्जेक्ट में जेंडर के रियल इश्यूज पे ही बात होनी है, कोई अलग से बातें नहीं होनी। यही रियल इश्यूज ऑफ जेंडर ही हमारा पॉइंट ऑफ जो है वो डिस्कशन है, और पेपर में आप यही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स ही यूज कर रहे होंगे। फिर एक और मसला है कि हमारे पास जेंडर स्टडीज है जरूर, इंट्रोड्यूस भी हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान के वैल्यू सिस्टम से इनकम्पैटिबल है, इनकम्पैटिबल विद वैल्यू सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। मसला यह है कि यहाँ पे हमारे पास एक तो रिलीजन इटसेल्फ बहुत सारे फिरकों में बटा हुआ है, फिर हमारे पास कल्चरल कंस्ट्रेंट्स इतनी स्ट्रांग है। अगर आप डिप्सी सिद्धवा का वो नॉवल पढ़ें, पाकिस्तानी ब्राइड, तो वो शाहकार है, और उससे पता चलता है आपको। अगर आप कल्चर की बात करें तो दैट इज स्ट्रोंगर देन रिलीजन। सिर्फ सोशियोलॉजिकल टर्म्स में नहीं कि सोशियोलॉजी कहती है कि जो मजहब है वो वैसे ही कल्चर का हिस्सा है। एक्चुअल ग्राउंड्स पे भी आप पठान को, सिंधी को, बलोची को, पंजाबी को देखेंगे कि मजहब बड़ी बात की बात है, सबसे पहले उनका कल्चर आता है। और इसको खाली मैरिज के कॉन्सेप्ट में देख लें, इसके अलावा और बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कि कल्चर जो है वो बहुत ज्यादा डीप रूटेड है। तो अब इस कल्चर में खास तौर पे जहाँ पे रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बहुत ज्यादा है, इस कल्चर में आप जब जेंडर स्टडीज को इंट्रोड्यूस करके आप क्वीर थ्योरी और इस तरह की चीजें पढ़ा रहे हैं, और खास तौर पे इनटॉलरेंट पैट्रियार्कल और कंजर्वेटिव सोसाइटी में, तो खाली औरत की आज़ादी की कोई बात ही उसको बहुत शदीद नागवार गुजरती है। तो ये मसाइल हैं कि अब तक हम जेंडर स्टडीज को क्या इस्लामिक लाइंस पे उस्तवार कर सके हैं। Have we become successful in establishing gender studies according to the injunctions of Quran and Sunnah? या तो हमारे पास कोई उनकी जबानें बंद करने के लिए कोई जवाब होता है ना कुरान और सुन्ना से, तो फिर तो जेंडर स्टडीज को हम पढ़ा भी सकते थे। तो हमारे पास यहाँ पे कोर्स अलबत्ता रिवाइज जरूर होने वाला है, कुछ चीजें इससे निकलने वाली हैं, कुछ चीजें ऐड होने वाली हैं, क्योंकि जेंडर स्टडी का मकसद अल्टीमेटली औरत की एम्पावरमेंट है। जेंडर स्टडी का मकसद ये नहीं है कि अमेरिका की खातून को हमने क्या करना, हमारा कंसर्न हमारी अपनी जो है वो खातून है। तो विमेन ऑफ आवर ओन सोसाइटी, और जेंडर स्टडीज या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स के ऊपर सबसे बड़ा कंसर्न यही है, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स या सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग डिजाइन नहीं है। ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। सो हमें हमारे वैल्यू सिस्टम के साथ इनकम्पैटिबिलिटी जेंडर स्टडीज का एक अदर प्रॉब्लम। फिर ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड ग्राउंड रियलिटीज
ये अगेन है कि जो है वो पॉइंट रेपिटेशन होगी इसमें, आप इसमें ऑब्जेक्टिव रिसर्च का मसला ये है कि यहाँ पे, हाँ, ये बात जरूर है, मौलवी है तो वो हमेशा सब्जेक्टिव होकर लिखेगा, एक लिबरल है या कोई एक फेमिनिस्ट है तो वो भी जरूर लिखेगा। लेकिन यहाँ पे सब्जेक्टिव होकर रिसर्च कौन कर रहा है? रिसर्च की तो फाउंडेशंस ऑब्जेक्टिविटी हैं। अगर कोई यहाँ पे रिसर्च करने को तैयार है भी तो उसकी अपनी सब्जेक्टिविटी नहीं खत्म हो रही, तो यानी अब इसके पीछे अगर आप इसको इस आर्ग्यूमेंट में बेसिकली बनता ये है कि हमारा तो यूनिवर्सिटी कल्चर जो है वो रिसर्च ओरिएंटेड है ही नहीं। हमारे पास पहली बात तो ये कि हमारा जो रिसर्च ओरिएंटेड कल्चर है नहीं, दूसरी बात अगर कोई कल्चर रिसर्च करे भी जेंडर इश्यूज पे तो उसके जहन से उसके जो कल्चरल कमिटमेंट्स जो हैं, जो रिलीजियस कमिटमेंट्स हैं उसकी, उसके जो बाकी बाइसेस हैं वो ही नहीं खत्म हो सकती। जो एक आपको पता है रिसर्च मेथडोलॉजी में या किसी भी रिसर्च में या किसी भी सोशल साइंसेज में हम ये तो पढ़ते हैं ना कि बाइसेस को एलिमिनेट करना मुश्किल है, तो ये वो वाला कंसर्न है कि जेंडर स्टडीज को भी यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ऑब्जेक्टिव रिसर्च जो ग्राउंड रियलिटीज को एक्सप्लेन करे वो नहीं मौजूद। अब ऑब्जेक्टिव रिसर्च जो ग्राउंड रियलिटीज को एक्सप्लोर करे उससे मुराद ये है कि आप जरा देख लें कि आपको, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि आपको जो है वो इलीट वीमेन के इश्यूज के बारे में कितनी एक रिसर्च अवेलेबल है यहाँ पे, जो वाकई ही इलीट वीमेन है लेकिन उनको रियल टर्म्स में जो इश्यूज फेस कर वो जो कर रही हैं फेस। और फिर सबसे गरीब औरत के मसले क्या हैं? अब हमें क्या पता है सिंध में जो है वो औरत को पानी नहीं मिलता, खुराक नहीं मिलती। इसी तरह हमारे पास चंद केस स्टडीज हैं, लेकिन इनको हमने डीपली कितना एक एक्सप्लोर किया है, और जो जेंडर के ऊपर जो रिसर्च हुई है उसकी पॉलिसी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। एज ए स्टूडेंट अगर आपने ये जज करना है कि कोई भी चीज, कोई भी पॉलिसी, कोई भी रिसर्च कितनी इन्फ्लुएंशियल साबित हुई है, तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा वो रिसर्च इन्फ्लुएंशियल होती है जिसके नतीजे में स्टेट कोई एक्चुअल पॉलिसी बनाती है, कोई रूल, कोई लॉ बनाती है। तब हम कह सकते हैं कि ये रिसर्च इतनी एक इन्फ्लुएंशियल थी कि स्टेट मजबूर हुई इसको लेके लॉ बनाने के, या इसको लेके जो है वो कोई पॉलिसी बनाने के। अब मुझे बताएं कि हमारे पास जो रिसर्चेस अगर हैं तो उनको लेके गवर्नमेंट ने कितनी एक ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज की विमेन को एम्पावर करने के लिए प्रैक्टिकली कुछ कर रही हैं। दैट इज द प्रॉब्लम कि हमारे पास कोई अच्छी रिसर्चेज अवेलेबल नहीं है, कोई आई ओपनिंग रिसर्चेज जो पॉलिसी मेकर्स को मजबूर कर दें। अच्छा जी, अगला हमारा इशू है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। ये भी ये है कि जेंडर स्टडीज अभी इसने कितना बोरो किया रिसर्च बाकी सब्जेक्ट्स से, इसने इसने कितने एक सब्जेक्ट्स लिए हैं, वो कितने कॉन्सेप्ट्स बोरो किए हैं, कितना एक इसने, तो अभी इस चीज मतलब अब प्रॉब्लम क्या है कि एक सब्जेक्ट का अभी अपना जो है वो उसके कोर टॉपिक्स ही अभी तक डिसाइड नहीं हुए, तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच तो बाद में आती है ना। बाकी सब्जेक्ट से तो ये रिसर्च बाकी सब्जेक्ट्स का डाटा तो ये बाद में यूज करेगा, अभी अपने इसके कोर टॉपिक्स डिसाइड नहीं हुए। और आप मतलब उंगलियों पे गिनवा सकते हैं कि जेंडर स्टडीज के टोटल कितने टॉपिक्स बनते हैं। उससे आगे निकल के ये तो बाकी रिसर्च की तो बाद बाद में बात आती है। फिर जेंडर स्टडीज पाकिस्तान में नाकाम हुआ है सारी ओपिनियंस को शो करने में। आप ये देखें कि अगर आप इसको, इस सब्जेक्ट को हमने इस तरह सोसाइटी में एस्टेब्लिश करना है कि ना सिर्फ हम हकीकत की तरफ जाएं, ना सिर्फ हम जो है वो ग्राउंड रियलिटीज की तरफ जाएं, बल्कि अच्छी पॉलिसीज भी बने। उसके लिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव हो कि मौलवी क्या सोचता है, लिबरल क्या सोचता है, दरमियान वाले क्या सोचते हैं, हर शेड ऑफ ओपिनियन एक्सप्लोर होना चाहिए।
तो लैक ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ मल्टीपल शेड्स ऑफ ओपिनियन, ये एक अदर प्रॉब्लम है, जो कि एक रियल प्रॉब्लम है कि एक एकेडमिक डिसिप्लिन है और उसमें हमें इंतहाई नैरो, इंतहाई लिमिटेड जो है वो सेलेक्टेड फ्यू सेक्शंस या सेलेक्टेड फ्यू ऑथर्स या राइटर्स की ओपिनियन मिलती है, बाकी सोसाइटी की ओपिनियन ही गायब है। हमने अगर इसको एज ए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना था तो हम इस मल्टीपल शेड्स को जब इनकॉर्पोरेट करते तो उस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज के बाद असल में जो है वो लोग हकीकत की तरफ पहुंचते। हमेशा कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियाज, कन्फ्लिक्टिंग शेड्स ऑफ ओपिनियन, डिफरेंट जो है वो ओपिनियंस को पढ़ने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद ही मेच्योरिटी की तरफ चीजें जाती हैं। बाकी हमारे पास रिसर्च वर्क के लिए रिसोर्सेज नहीं है। पाकिस्तान की एजुकेशनल स्पेंडिंग बहुत ही कम है। तो एक हमारा ये इशू है। मेरे ख्याल से इश्यूज काफी डिस्कस हो गए हैं, मैंने कुछ और भी लिखे हुए हैं, लेकिन अभी जितने डिस्कस हो गए ये काफी हैं। डेडिकेटेड जो है वो टीचिंग स्टाफ नहीं है हमारे पास, ये एक बड़ा मसला है। इन पे आप ये बातें, इन पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इनको एक्सप्लेन करने की मेरी सिर्फ ये नियत थी कि मैं इनमें आपको कोई एक बड़ी वैलिड प्रैक्टिकल बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी ये बड़ी सादा सी बातें हैं, हमारे पास अच्छा टीचिंग स्टाफ नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक एक अच्छी एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको पता हो इन फ्यूचर कि आपने जब ऐसा कोई भी टॉपिक अटेम्प्ट करना है तो आपकी एग्जांपल्स किस किस्म की होनी चाहिए। तो अब इसमें आप क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो है वो टीचर्स ट्रेनिंग के इश्यूज हैं, टीचर्स की सिलेक्शन में इश्यूज हैं, मेरिटोक्रेसी नहीं फॉलो की जाती, टीचर्स की सैलरीज कम है, पढ़ाने के लिए मोटिवेटेड नहीं है, टीचर्स को रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है डिलीवर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में। इस तरह की बातें आप कर सकते हैं जी, बिल्कुल। तो उसके अलावा एक हमारे पास यहाँ पे एक और भी मसला है कि हमारे पास जो फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो 8 मार्च को जो जल्द से जुलूस होते हैं या जो भी हमारे पास यहाँ पे फेमिनिस्ट हैं, हमारे पास फेमिनिस्ट एक्टिविज्म यानी पॉलिटिकल मूवमेंट और एकेडमिक फेमिनिज्म, इनके दरमियान आपस में कोई लिंक ही नहीं। लैक ऑफ लाइजोन बिटवीन एकेडमिक फेमिनिज्म एंड फेमिनिस्ट एक्टिविज्म। तो हमारे पास विमेन एक्टिविज्म और एकेडमिक फेमिनिज्म के दरमियान लाइजोन बहुत पुअर है, ये लैक तो नहीं है, तो सी बहुत पुअर है। तो एक ये रीजन है हमारे पास कि जो है वो जेंडर स्टडीज एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे कोई इतना अच्छा जो है वो साबित नहीं हो सका। फिर कुछ इसकी स्ट्रेंथ्स पे बात कर लेते हैं। तो जेंडर स्टडीज एज अ डिसिप्लिन की जो स्ट्रेंथ्स हैं, एक तो ये है कि जेंडर इश्यूज पे अवेयरनेस तो इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे जेंडर इश्यूज पे अवेयरनेस इंक्रीज होगी वैसे वैसे ये जो जेंडर स्टडीज एज अ डिसिप्लिन है, इसका जो कंटेंट है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो ब्रॉड होगा। तो दैट इज ए होप फॉर ग्रोथ ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। अब आप लोगों से मेरी एक डिमांड है कि मैंने आपको पिछली हेडिंग्स जो कि बड़ी सादा सादा थी मैंने आपको एक्सप्लेन की ताकि आप नेक्स्ट टाइम खुद लिखें तो आप कोई अच्छी एग्जांपल देना सीख जाएं। अब जेंडर इश्यूज को लेके अवेयरनेस राइज हो रही है कंटिन्यूअसली, इसमें हम क्या एग्जांपल देंगे एग्जामिनर को, बताइए। इसमें कौन सी एग्जांपल दी जा सकती है जिसको हम कोट, कौन सी ऐसी एग्जांपल दी जा सकती है जिसको हम कोट कर सकें कि एग्जामिनर जो है ना वो समझ जाए। एनी एग्जांपल, एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल के कौन से जेंडर रिलेटेड इश्यूज के बारे में अवेयरनेस इंक्रीज हो रही है सोसाइटी में, विच मींस जेंडर स्टडीज एज ए डिसिप्लिन इंप्रूव हो रहा है, इसका कंटेंट बढ़ रहा है। कोई एग्जांपल जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी कोई एग्जांपल्स दें सारे, बल्कि अपनी अपनी।
बिल्कुल ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर की बात की जा सकती है, एजुकेशन की बात की जा सकती है, अर्ली मैरिजेस, बिल्कुल ठीक है, ये सारे पॉइंट्स ठीक हैं। हमारे पास अब तो लॉज भी अवेलेबल हैं। हमारे पास अब जो है वो ये एज फिक्स है हमारे पास कि 18 से कम की जो है वो शादी नहीं की जा सकती। तो उसके अलावा ये रेप को लेके जैसे ये जैनब अलर्ट ऐप बनी है, तो हमारे पास एप्लीकेशंस, हमारे पास पाकिस्तान जो है वो अपने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स लेके आ रहा है, डिजिटल रिसोर्सेज यूज करके हमारे पास ऐसी एप्लीकेशंस बन रही हैं कि जिससे इमीडिएटली हेल्प कॉल की जा सकती है। तो दीज आर बेटर थिंग्स। हमारे पास जेंडर को लेके रिसेंटली ये ख्वाजा सराओं को जो लेके लॉ बना है, जेंडर को सिर्फ खवातीन तब भी लिमिटेड ना ना रखें। तो उनकी तो खैर हरेसमेंट वगैरह को लेके, उनकी विमेन प्रोटेक्शन को लेके, फैमिली प्लानिंग, ये सारी चीजें। तो अब आप देखें, आप एग्जांपल्स हैं आपके पास, ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट होगा, इससे ज्यादा एग्जामिनर को आपसे नहीं चाहिए एक्सप्लेनेशन, बस आपका पॉइंट हाईलाइट हुआ होना चाहिए ब्लैक के साथ। दूसरी स्ट्रेंथ ये है कि हमारे पास जो है ना फंक्शनल नॉलेज बेस फॉर द डिसिप्लिन डिसिप्लिन बढ़ रही है। नो डाउट हमारे पास रिसर्चेस कम हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जेंडर रिलेटेड इश्यूज पे हमारे पास रिसर्च बढ़ रही है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनकी एजुकेशन को लेके, उनकी हेल्थ को लेके, ओवरऑल जो है वो वुमेन लॉ मेकर्स कितनी है, पॉलिटिक्स में उनका रोल क्या है। अब जो इस तरह के सर्वे हुए हैं कि कितने परसेंट फैमिलीज ये बिलीव करती हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो औरतों के लिए होनी ही नहीं चाहिए, ये सारी रिसर्चेस पाकिस्तान में न्यू है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिसर्चेस बढ़ रही हैं, तो फंक्शनल नॉलेज बेस हमारे पास बढ़ रही है। ये उसके अलावा हमारे पास कुछ कोर्सेज शुरू हो चुके हैं जेंडर को लेके, जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज, लीगल इंफॉर्मेशन, विमेन को जो है वो लीगल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। हमारे पास ऐसी लॉ फर्म्स हैं जो उनको उनके राइट्स दिलवाने के लिए जो है वो अवेलेबल हैं। तो ये जो उनको कोर्सेज और वर्कशॉप्स हो रही हैं अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट यूनिवर्सिटीज में, एटीट्यूडनल चेंज लाने के लिए लोगों में, बच्चियों की एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, ये जो कोर्सेज हो रहे हैं, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ये जेंडर स्टडीज के लिए ही हेल्पफुल होगा। फिर वुमेन की इंक्रीजिंग इम्पोर्टेंस इन नेशनल लाइफ, तो पाकिस्तान के लिए ये एक आई ओपनर है। जैसे कि बांग्लादेश का केस है, इसी तरह पाकिस्तान भी बांग्लादेश से सीख सकता है। तो ये जो ग्लोबल रियलाइजेशन है कि वुमेन इम्पोर्टेंट हैं एट नेशनल लेवल, इस चीज़ ने, और उनकी एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिक्स में जो उनकी आमद है उससे भी, यानी जो उनकी प्रैक्टिकली जो वुमेन एज लीडर्स वो एजेंट्स ऑफ चेंज बन रही हैं। फिर कुछ जेंडर सेंसिटिव पब्लिकेशंस भी हुई हैं। अब आप लोगों ने आज सर्च करना है कि जो है वो पाक जेंडर सेंसिटिव पब्लिकेशंस इन पाकिस्तान कौन सी हैं। एक तो बड़ी मशहूर है माय फ्यूडल लॉर्ड, एक उसके अलावा वो शाहिद सिद्दीकी की है जेंडर इन इक्वालिटीज, इस तरह की वो बुक का नाम है। एक वो है शाहिद सिद्दीकी की है जेंडर को, लैंग्वेज जेंडर एंड इन इक्वालिटीज, ये है लैंग्वेज जेंडर एंड इन इक्वालिटीज, शाहिद सिद्दीकी की ये बुक है। इसके अलावा कोई ये बिप्सी सिद्धवा की तो है ही है, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो और कुछ जेंडर सेंसिटिव पब्लिकेशंस वो डायरेक्ट जो है वो जेंडर स्टडीज को सब्जेक्ट मैटर प्रोवाइड कर रही हैं। उसके अलावा अब जेंडर स्पेशलिस्ट्स भी बढ़ रहे हैं। जब जाहिर है जेंडर स्टडीज एज अ डिसिप्लिन शुरू हुआ है, तो फिर पढ़ाने वाले भी बढ़ रहे हैं। ये हैं कुछ इसकी होप्स। फिर डायलमास क्या है जेंडर स्टडीज को, अभी कौन सी कंफ्यूजन्स का शिकार है जेंडर स्टडीज, ये डायलमास तकरीबन हर सोसाइटी के सेम है, और ये वही है कि इसको करिकुलम, जो पहले एग्जिस्टिंग जो नॉलेज बेस है, जो पहले एग्जिस्टिंग सोशल साइंसेज है, उनको चेंज किया जाए, उनमें जेंडर का पर्सपेक्टिव डाला जाए, या जेंडर को एक सेपरेट सब्जेक्ट के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया जाए। यही ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट। फिर लेवल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेंडर स्टडीज, किस लेवल पे शुरू करवाया जाए जेंडर स्टडीज, ये अभी तक भी कंफ्यूजन है। ये एफए लेवल पे होना चाहिए, जैसे सोशियोलॉजी, फिजिकल साइंसेज वगैरह है ना एफए बीए पे, इसी तरह एफए पे जेंडर स्टडीज भी इंट्रोड्यूस करवाया जाना चाहिए, या नहीं, या यूनिवर्सिटी लेवल पे ही हो।
ये कंफ्यूजन एक हमारे पास, ये एक चैलेंज है हमारे पास। और इसको सबसे इम्पोर्टेंट हमारे रिलीजन और कल्चर, इस कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए, बड़े सीरियस इश्यूज हैं। एबॉर्शन है हमारे पास, तो ऐसे स्कॉलर्स मौजूद हैं रिलीजियस जिनको साइंस का अलिफ बे नहीं पता। तो हमारे पास चंद जो सेन वॉइसेस हैं बोलने वाली, वो भी सूडो किस्म के स्कॉलर हैं, क्योंकि उनको, जिसने दो लफ्ज साइंस के पढ़ लिए हैं, मैं अब नाम नहीं लेता उनके, क्योंकि मेरी बायस हो जाएगी। बहरहाल, जिसने साइंस के दो लफ्ज पढ़ लिए, वो आपको अपने आप को बड़ा मॉडर्न, बड़ा एनलाइटेंड स्कॉलर समझना शुरू कर देता है। तो हकीकत यह है कि हमारे पास कोई भी ऐसा स्कॉलर नहीं है जिसने साइंस को सही तरह से एक्सप्लोर किया और जिसने रिलीजन को सही तरह से एक्सप्लोर किया है। तो मॉडर्न लाइंस के मुताबिक बहुत सारे इश्यूज हैं, टेस्ट ट्यूब बेबीज हैं और बड़े मसले हैं। इनको कैसे डिस्कस किया जाए? हमारे पास जो है ना, वो हमारे लोकल कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक जेंडर के इश्यूज को कैसे एस्टेब्लिश किया जाए, ये हमारे पास अभी इस पे कोई काम नहीं है। आगे रिकमेंडेशंस हैं कि जेंडर स्टडीज को हम कैसे प्रमोट कर सकते। वी आर सजेस्टिंग रिफॉर्म्स टू एग्जामिनर टू प्रमोट जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान। अब उसमें हम उसको पहली सजेशन तो यही देंगे कि ऑब्वियसली इसे छोटी क्लासेस से शुरू किया जाए, तो जो है वो इसको, पहली बात तो ये है कि जो करिकुलम है हमारे पास एग्जिस्टिंग, उसके नॉलेज गैप्स फिल किए जाएं। दूसरी बात ये है कि करिकुलम रिफॉर्म्स का मतलब यही है कि हम इसको छोटे लेवल से इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दें। इससे मुराद क्या है? करिकुलम रिफॉर्म्स को इंट्रोडक्शन ऑफ जेंडर स्टडीज एज एज ए सब्जेक्ट से अलग क्यों हमने कहा है? देखें, करिकुलम रिफॉर्म्स तो पहली जमात से शुरू होनी चाहिए। पहली जमात से मुराद ये है कि अगर हम, जो हमारे पास क्लास 1 के बच्चे हैं, वहां पे पायलट की जगह एक मेल ही क्यों शो हो सकता है? एक वुमेन पायलट की जगह क्यों नहीं शो की जा सकती? तो करिकुलम रिफॉर्म्स तो ये है कि हमें बहुत मैसिव चेंज की जरूरत है। उसके बाद ये है कि हमें छोटी क्लासेस से इसको इंट्रोड्यूस करना है, इंटरमीडिएट टू हायर स्टडीज, इस लेवल पे हमने इसे इंट्रोड्यूस करना है। फिर अगली, तो हमने चूंकि इश्यूज पॉइंट आउट कर लिए, तो अब तो हमारे पास उसको सजेशंस देना तो आसान है कि हमें इंडिजिनस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च की जरूरत है। फिर हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की भी जरूरत है। ऑब्जेक्टिव रिसर्च एंड रिलायबल स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे तो वही बातें होंगी। सिलेबस कंपैटिबिलिटी विद द वैल्यू सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ना सिलेबस वो सिलेबस बाजी के कपड़े जैसा होता माइक, था। माविया माइक ऑफ कर लें। हमारे पास जो है वो सिलेबस जो है वो कंपैटिबल वैल्यू सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के अकॉर्डिंग। और गवर्नमेंटल पैट्रोनेज, गवर्नमेंट इसको प्रोटेक्ट, पैट्रोनेज दे, गवर्नमेंट की हिमायत हासिल हो इसको। कोई भी रियल सेंस में चेंज तो तभी आ सकता है ना कि गवर्नमेंट स्पीयर हेड करे इस चेंज को लॉन्च करे, सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करने में जो भी रिसर्च गैप्स हैं उनको फाइनेंस करे गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमारे जो इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं वो खत्म हुए। इसके बाद हम अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में हम जाएंगे। वो है जेंडर मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट थ्योरीज। बेसिकली डिफरेंट हमारे पास मॉडल्स हैं कि विमेन को कैसे एम्पावर किया जा सकता है, विमेन की जो कंडीशंस हैं इनको इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है। इन मॉडल्स या इन थेरीज के पीछे हम प्रैक्टिकली वही लोग देखते हैं जो या कैपिटलिज्म के बिलीवर थे, या कम्युनिज्म के बिलीवर थे, या सोशलिज्म के बिलीवर थे, या इनमें कैपिटलिज्म में कुछ थे जो माइल्ड अप्रोच रखते थे, कम्युनिज्म में थे जो जरा रेडिकल थे या माइल्ड अप्रोच रखते थे। इनके पीछे एक पूरी पूरी इकोनॉमिक या पॉलिटिकल फिलॉसफी है, और उसको इम्प्लीमेंट किया गया है विमेन की कंडीशन पे। कि विमेन, मिसाल के तौर पे कोई एक इकोनॉमिस्ट उठ के थ्योरी दे दे, एक इकोनॉमिस्ट कह दे कि विमेन को कैसे इंपावर किया जा सकता है, तो यहाँ पे ये बात है। हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स ने और जो है वो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स के लोगों ने मॉडल्स पेश किए हैं, और खुद ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने भी, जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ये बेसिकली किसी ना किसी इकोनॉमिक फिलोसफी को ही जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, कैपिटलिस्ट हैं ये नेचर में।
तो वो थेरीज हम एक्सप्लोर करेंगे, उनके मेरिट्स क्या हैं, डी मेरिट्स क्या हैं, कैसे वीमेन एम्पावर हो सकती हैं। एक तो है ना कि हम जिनेरिक सजेशंस ले आए कि उनको एजुकेट भी किया जाए, रिलीजन को भी ट्रांसफॉर्म किया जाए सोसाइटी में, कल्चर कल्चर जो है उसको भी मॉडर्नाइज किया जाए, उनको एजुकेट किया जाए, उनको उनके राइट्स दिए जाएं, इनहेरिटेंस के राइट्स दिए जाएं, चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट किया जाए। एक तो ये सजेशन है। एक है कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट्स ने क्या बात की विमेन के बारे में कि इनको कैसे इम्प्रूव किया जाए इनकी कंडीशंस को। तो ये वो जो जेंडर की थेरीज हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता होता है। यहाँ से अब आगे कोर क्वेश्चन, वैसे तो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में से भी एक आता होता है, लेकिन यहाँ से जेंडर स्टडीज असल सब्जेक्ट के तौर पे शुरू हो रहा है कि मॉडर्नाइजेशन की थेरीज क्या हैं जेंडर को लेकर। इनमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, आता होता है पेपर में, शायद ही है कभी कि एग्जामिनर इस इनसे दूर जाए, क्योंकि ये कोर क्वेश्चंस में से हैं। और वैसे भी जेंडर की कंडीशन हकीकत में कभी बदल नहीं सकती जब तक वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और स्टेबल नहीं हो जाती। इस वजह से whenever there would be a discussion about empowerment of women, that would be incomplete without going into details of their economic conditions. So इस हवाले से भी ये एक important question है। इस next इंशाल्लाह हम ये modernization theories शुरू कर देंगे। Thank you very much. Any questions? किसी के कोई questions हैं या हम क्लास एंड करें? No questions? Perfect.